आप सबने डोमिनोज या मैकडोनल्ड्स में कुछ ना कुछ तो खाया ही होगा। अब मान लीजिए कोई जाए और मैकडोनल्ड्स में बोले कि तुम्हारे बर्गर में नमक कम रहता है, उसको ज्यादा कर दो, तो क्या वो लोग उस इंसान की ये सब डिमांड्स के लिए अपना टेस्ट बदलेंगे? या डोमिनोज वाले से कोई बोले कि तुम लोग अपने पिज्जा को आटे से बनाया करो, तो क्या वो ये सब बातें मानेंगे? वो लोग कभी नहीं मानेंगे, क्योंकि ऐसे अगर वो हर एक की बात मानकर अपना टेस्ट बदलने पर आ गए ना, तो उनकी इंडिविजुअलिटी बचेगी ही नहीं और वो रोज केवल अपनी रेसिपी ही बदलते रह जाएंगे। वो लोग समझदार हैं, अगर कोई उनसे ऐसी डिमांड्स करेगा तो वो सीधा कह देंगे कि जाओ दूसरी जगह खा लो, अगर यहाँ नहीं समझ में आता तो। देखिए, इस कहानी को बताने के पीछे एक कॉन्सेप्ट ये था कि अगर आपको कहीं की भी टेस्ट या लॉज या रूल समझ में नहीं आ रहे तो आप वहां से जा सकते हैं, दूसरी जगह खा सकते हैं। कुछ इसी तरह बाकी देशों में भी होता है, और जिसको वहां के लॉज नहीं समझ में आते तो वो वहां से माइग्रेट कर देता है। पर भारत में ऐसा नहीं है। यहाँ हर तीसरे इंसान पर दूसरा लॉ लागू हो जाता है और इससे बहुत ही हाई लेवल का इनजस्टिस फैला हुआ है। क्या आपको पता है कि यहाँ पे चंद लोगों के डर से लॉज बदल दिए जाते हैं? ऐसा ही हुआ था कि 1986 में एक पर्टिकुलर कम्युनिटी के कुछ लोगों को सुप्रीम कोर्ट का डिसीजन नहीं पल्ले पड़ा, तो उस समय की सरकार ने चंद लोगों के लिए बिल पास करके सुप्रीम कोर्ट का एक लैंडमार्क जजमेंट ही बदल दिया था। और ये केस था शाहबानो का, जिसके बारे में मैंने आगे डिटेल में आपको बताया है, तो प्लीज वीडियो को पूरी देखना। तो हाँ, ये सब जो इनजस्टिस फैला हुआ है, इसी इनजस्टिस को खत्म करने के लिए देश में यूसीसी लाने की तैयारियां हो रही हैं। पहले चर्चा करते हैं कि यूसीसी आखिर है क्या। कॉन्स्टिट्यूशन का आर्टिकल 44 मतलब यूनिफॉर्म सिविल कोड, मतलब एक देश एक कानून। इसके आने के बाद देश में जो अलग अलग पर्सनल लॉज हैं वो खत्म हो जाएंगे और फिर हर इंसान के ऊपर एक ही लॉ लागू होगा, मतलब सबके पास सेम पर्सनल लॉज होंगे। यूसीसी एक सेट है पर्सनल लॉज का, और पर्सनल लॉज में आते हैं मैरिज, डाइवोर्स, मेंटेनेंस, इनहेरिटेंस एंड सक्सेशन ऑफ प्रॉपर्टी। बस सिर्फ इतना ही, सिर्फ इन चीजों पर ही यूसीसी को लाया जाएगा। तो मतलब साफ है कि इसमें रिलीजियस प्रैक्टिसेस जैसे पूजा, नमाज, वर्शिप करने का तरीका, त्योहार वगैरह, इन सबको टच नहीं करा जाएगा। देखिए, अब यूसीसी आने के बाद ऐसा हो सकता है कि जैसे हर किसी को अपनी मैरिज रजिस्टर करवानी पड़ जाए, जो डाइवोर्स करने का कानूनी तरीका है सिर्फ उसी तरह से डाइवोर्स जायज होगा। हर आदमी को तलाक के बाद अपनी पत्नी को मेंटेनेंस देना पड़ेगा, और सभी रिलीजन में शादी की उम्र एक कर दी जाएगी, जो है लड़कों की 21 साल और लड़कियों की 18 साल। इन सब मामलों में यूसीसी आने के बाद किसी के रिलीजन के बेसिस पर कोई अपना डिसीजन नहीं सुनाएगा। जैसे अभी होता है ना कि नाम देखकर, नाम पूछकर अपना डिसीजन लोग सुनाते हैं, बट तब ऐसा नहीं होगा। यूसीसी आने के बाद लॉ सबसे पहले होगा, फिर उस पर्सन की आइडेंटिटी होगी। तो आप भी सोच रहे होंगे कि ऐसा अभी भी कहाँ होता है, तो मैं आपको बता दूं, सेक्शन 494 आईपीसी में सभी को दूसरी शादी करने का हक नहीं है, और अगर कोई ऐसा करता है तो उसको जेल हो जाती है। पर ये लॉ मुस्लिम मेंस पर लागू नहीं करता, उनको 4 शादी करने की अलाउंस है। क्या आपकी नजरों में ये सही है? और क्या चाइल्ड मैरिज आपकी नजरों में सही है? या फिर तलाक के बाद औरत को घर से भगा देना और उसके गुजारे के लिए मेंटेनेंस ना देना, क्या आपकी नजरों में ये भी सही है? भैया, मेरी नजर में तो ये बिल्कुल गलत है, और केवल इसी सोशल इनजस्टिस को हटाने के लिए यूसीसी लाया जा रहा है। यूसीसी आने से यूनिफॉर्मिटी आएगी। देखो, यूनिफॉर्मिटी का मतलब ये नहीं कि सबको 7 फेरे लेकर ही शादी करनी पड़ेगी। यूनिफॉर्मिटी का मतलब ये हो सकता है कि सबको अपनी मैरिज रजिस्टर करवानी पड़ जाए। भाई, रजिस्टर करवाने में भी क्या दिक्कत है? रजिस्टर करवाने से तो कई सारे सरकारी फायदे भी मिलते हैं। अब बात करते हैं कि यूसीसी का कॉन्सेप्ट का जन्म कब हुआ था। देखिए, एक इंटरेस्टिंग बात आपको बताऊं कि ये जो कांग्रेस पार्टी यूसीसी का विरोध कर रही है, इसी कांग्रेस के पहले और भारत के भी पहले पीएम पंडित जवाहरलाल नेहरू खुद यूसीसी लाना चाह रहे थे, और तो और डॉक्टर बीआर अम्बेडकर भी यूसीसी के सबसे बड़े पक्षकार थे। तो जो लोग यूसीसी का विरोध कर रहे हैं और खुद को अम्बेडकर का बहुत बड़ा समर्थक बताते हैं, तो वो किस बेसिस पर इसका विरोध कर रहे हैं, उनसे जरा पूछना पड़ेगा। जब कॉन्स्टिट्यूशन ड्राफ्टिंग कमेटी की डिबेट हो रही थी, तब बीआर अम्बेडकर ने बोला था, देयर आर नथिंग न्यू अबाउट द यूनिफॉर्म सिविल कोड इन द कंट्री एक्सेप्ट फॉर द एरियाज ऑफ मैरिज, inheritance, which are the main targets for the uniform civil code in the drafting constitution। लक्ष्मी मेनन ने 1933 में ऑल इंडिया वुमेन्स कॉन्फ्रेंस में बहुत ही सीरियस और दुखी टोन में यूसीसी लाने को कहा था। तब से ये मामला चल ही रहा था और यूसीसी पर बहस भी चली रही थी, पर ये मामला धीमे धीमे फेड होता जा रहा था। पर फिर 1985 में एक 73 ईयर ओल्ड मुस्लिम लेडी का केस आता है। उस मुस्लिम लेडी का नाम था शाहबानो, और फिर इसमें सुप्रीम कोर्ट ने एक डिसीजन दिया, और सुप्रीम कोर्ट ने उसमें भी यूसीसी को रिकमेंड किया था
इसलिए ये मुद्दा और गर्मा गया था। तो देखिए हुआ ये था कि शाह बानो को उनके हस्बैंड ने 3 बार तलाक बोलकर तलाक दे दिया था और शाह बानो ने मेंटेनेंस मांगा था और सुप्रीम कोर्ट ने सेक्शन 125 सीआरपीसी के तहत मेंटेनेंस देने का ऑर्डर पास करा था और यूसीसी को रिकमेंड भी करा था। पर फिर उस समय की राजीव गांधी सरकार ने चंद लोगों को खुश करने के लिए सुप्रीम कोर्ट के इस फैसले को पलट दिया था। उन्होंने ये करा कि 1986 में एक बिल पास करा जिसका नाम था मुस्लिम वुमेन्स प्रोटेक्शन ऑफ राइट्स ऑन डाइवोर्स। इसमें ये बताया था कि सेक्शन 125 मुस्लिम वुमेन्स पर लागू नहीं होगा। मतलब साफ है कि अगर डाइवोर्स होता है उसके बाद मुस्लिम वुमेन्स मेंटेनेंस नहीं मांग सकती। और फिर ऐसे ही मुद्दा चल रहा था और काफी विरोध हुआ था, काफी लोग पक्ष में भी थे। बट व्हाट अबाउट यू, आप क्या सोचते हैं? मुझे कमेंट में जरूर बताइएगा क्या ये बिल लाना सही था, प्लीज कमेंट करके बताइएगा। अब ऐसे ऐसे चल रहा था, फिर आता है 2015। इसमें सुप्रीम कोर्ट ने बहुत ही अग्रेसिवनेस के साथ कहा था कि जो कोई भी आता है हर कोई यही बोल देता है कि पर्सनल लॉस पे वो अपना मैटर देख लेगा। अगर सबको अपने पर्सनल लॉस से ही हर मैटर देखना तो देश में कोर्ट्स की जरूरत ही क्या है? सब लोग अपना खुद ही कर सकें तो कोर्ट्स बंद कर दिए जाएं। इस मामले में सुप्रीम कोर्ट ने इनडायरेक्टली यूसीसी लाने के लिए रिकमेंड करा था। फिर आता है 2017 में शायरा बानो का केस आया जिसमें उसने इस्लाम की 3 कुरीतियों पर कुठाराघात करा था। पहली थी तलाक बिद्दत, दूसरी थी पॉलीगैमी, तीसरी थी निकाह हलाला। फिलहाल सुप्रीम कोर्ट ने तलाक बिद्दत को तो गैर कानूनी करार दिया था और पॉलीगैमी और निकाह हलाला को गैर कानूनी करार देने के लिए यूसीसी लाने को कहा था। तो देखिए अब ये सब तो फायदे हो गए यूसीसी के। अब मैं आपको इसके कुछ नुकसान भी हैं वो भी आपको बताता हूं। 21st लॉ कमीशन ने अपनी 2018 की रिपोर्ट में सर्वे कराने के बाद ये बोला था कि यूनिफॉर्म सिविल कोड इज नीदर नेसेसरी नॉर डिजायरेबल एट दिस स्टेज। मतलब इस समय यूनिफॉर्म सिविल कोड देश में जरूरी नहीं है। और तो और एक बिल जब पास होता है तब देश में स्थिरता को बनाए रखने के लिए उसको किस तरह से लाया जा रहा है ये सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है। और सही तरीके से ना लाने का रिजल्ट हम फार्म लॉस और सीएए में देख चुके हैं। और एनडीए में भी कुछ ऐसे दल हैं जो इस बिल के विरोध में खड़े हैं, जैसे तमिलनाडु में बीजेपी की अली पार्टी एआईएडीएमके, मिजोरम की मिजो नेशनल फ्रंट और उनके साथ 30 से ज्यादा ट्राइबल ग्रुप्स हैं जो इस बिल का विरोध कर रहे हैं। फॉर एग्जांपल कई ट्राइबल कम्युनिटीज की वुमेन्स के पास फ्रीडम रहती है मल्टीपल मैरिजेस करने की और खासी, जयंती और गारो कम्युनिटी की जो यंगेस्ट डॉटर होती है वही गार्जियन होती है फैमिली प्रॉपर्टी की। अच्छा अब एक जवाब दीजिए कि यूसीसी तो केवल जेंडर डिस्क्रिमिनेशन और पॉलीगैमी को ही खत्म करने के लिए तो लाया जा रहा है, तो क्या ये सब प्रॉब्लम यूसीसी के बिना हैंडल नहीं हो सकती? भाई मेरी तरफ से तो हाँ है, क्योंकि सरकार के पास तो हर तरह का पावर होता है। वो चाहे सारे पर्सनल लॉस को फिल्टर करके ऐसे लॉस जो कि डिस्क्रिमिनेटरी हैं, खतरनाक है और देश में ऊंच नीच का रीजन है, ऐसे लॉस को हटा सकती है और बाकी लॉस को वैसे ही बने रहने दे सकती है। देखिए तब का जमाना अलग था जब लेजिस्लेचर्स एक पब्लिक प्लीजर्स की तरह काम करते थे, पर अब दूसरा दौर है। सरकार चाहे तो सारे लॉस फिल्टर करके यूसीसी को लाए बिना ही जेंडर डिस्क्रिमिनेशन को खत्म कर सकते। तो इस पर आपके क्या विचार है, प्लीज मुझे अपने कमेंट में बताइएगा। धन्यवाद।